हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में दो कालों का सम्यक अध्ययन किया था, वीर गाथा काल का और भक्ति काल का। वीर गाथा काल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, नंबर 1, जिसे आदिकाल कहते हैं, इसके हमने बहुत सारे नाम आपको पूर्व वीडियो में बताए थे। दूसरा भक्ति काल, जिसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, इसका हमने अध्ययन किया था। भक्ति काल के बाद हिंदी साहित्य में एक तीसरा काल, जिसे हिंदी का श्रृंगार काल कहते हैं, किन्हीं विद्वानों ने इसको अलंकृत काल नाम दिया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। रीतिकाल, जैसा नाम से स्पष्ट है, इस समय के कवियों ने अपनी रचनाओं में रीति अर्थात श्रृंगार का सम्यक विवेचन किया है, उन्हें स्थान दिया है। इस काल को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। जैसा आप देख रहे होंगे, रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध से क्या मतलब है? इस काल के कवियों ने रीति अर्थात जो अलंकार के ग्रंथ हैं, शास्त्रीय ग्रंथ हैं, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार जिन्होंने रीति में बद्ध कर अपनी रचनाएं की हैं। रीति से मतलब कौन सा अलंकार क्या हो, छंद क्या हो, किस वर्णन में किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग हो, किस छंद का प्रयोग हो, यानी शास्त्रीय विवेचन के अनुसार जिन्होंने अपनी रचनाएं की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीतिबद्ध कवि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूसरे नंबर पर नीचे लिखे हैं, जिनमें श्रेष्ठ कवि थे केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास आदि कवि हुए हैं। इन्होंने पूरे शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन करते हुए, उन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए रचनाएं की। केशवदास का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचंद्रिका, कवि प्रिया इत्यादि ग्रंथ हैं। छंदों का अजायब घर कहते हैं रामचंद्रिका को। आपको रीति काल का अध्ययन करना हो तो केशवदास की रामचंद्रिका पढ़िए, बिल्कुल पता लग जाएगा। इनके साथ साथ दूसरे रीति मुक्त कवि, जिन्होंने रीति के बंधनों से मुक्त होकर के, अर्थात जो शास्त्रीय ग्रंथों का नियम था उससे भिन्न रह करके, मुक्त रह करके जिन्होंने रचनाएं की, वो रीति मुक्त कवि कहलाए। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इस काल के ये प्रसिद्ध कवि थे। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं रीति सिद्ध कवि, यानी जिन्होंने इस परंपरा में एक नया आयाम जोड़ दिया, नई रीति को सिद्ध कर दिया, वो रीति सिद्ध का कहलाए। और इनमें श्रेष्ठ कवि थे कविवर बिहारी लाल। बिहारी लाल जी ने एकमात्र रचना की, बिहारी सतसई, और उसमें मुक्ता काव्य के ऐसे ऐसे दोहे लिखे कि जिनके विस्तृत अर्थ हैं। कहा जाता है कि बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भर दिया, कम शब्दों में अथाह ज्ञान राशि प्रस्तुत कर दी। तो एक ये
हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक नई विधा थी, एक नई परंपरा थी, इसलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहा गया। और बिहारी सतसई को रीतिकाल के ग्रंथों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमने रीतिकाल को पढ़ा, जिसकी समय सीमा 1843 ईस्वी से 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक थी। अब इसके बाद रीतिकाल के बाद हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक नया काल, आधुनिक काल आया। आधुनिक काल इतिहास परिवर्तित करने वाला काल था। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य के जो 3 काल थे पहले, आदिकाल भी, भक्ति काल भी और रीतिकाल भी, ये पूर्णतया पद्य के, काव्य का काल था। लेकिन आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के अंतर्गत दोनों विधाओं का विकास हुआ। गद्य में भी रचनाएं हुई और काव्य में भी रचनाएं हुई। सबसे पहला भारतेंदु युग आया। भारतेंदु युग नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के क्षितिज पर एक ऐसे लेखक का पदार्पण हुआ, एक ऐसे कवि का पदार्पण हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। और खास तौर से हिंदी खड़ी बोली, जो कि आज हिंदी का एक मानक स्वरूप मानी जाती है, इसे विकसित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये पत्रिकाएं निकाली और इन पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी खड़ी बोली का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने पद्य में भी रचनाएं लिखी और गद्य में अनेकों निबंध और नाटक लिख करके एक हिंदी साहित्य को एक ऐसा नव जागरण काल के अग्रदूत के रूप में ये उभरे और एक ऐसा आयाम दिया इन्होंने कि जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया। आज हम यदि ये कहें कि जिस हिंदी के हम दर्शन कर रहे हैं, उसे यदि उत्पन्न करने का श्रेय, हम सबके सामने लाने का श्रेय अगर किसी लेखक को है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ साथ और इनके मंडल में जो शामिल लेखक थे, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट इत्यादि, इन लेखकों ने भी बहुत योगदान दिया। बच्चों, ये युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला, क्योंकि इसी समय इन्होंने अपनी रचनाओं को बढ़ाया, प्रकाशित कराया। इसके बाद 1900 में हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक ऐसे लेखक आए जिन्होंने, जो भारतेंदु जी ने गद्य को बढ़ाया था, उसे परिमार्जित शुद्ध रूप देने का जो कार्य किया, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका उस समय हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी और इनके नाम से ही इस युग का नाम भी द्विवेदी युग पड़ा। तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की बहुत अथाह सेवा की। इस सेवा का ही प्रतिफल रहा कि उत्तरोत्तर हिंदी का विकास होता चला गया। 1900 द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग। देखो बच्चों, छायावादी युग, इसे जो नाम दिया जाता है, ये पद्य का नाम है। छायावादी युग पद्य का नाम है। और यदि हम इसी युग को गद्य में नाम दें तो हम शुक्ल युग नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे? शुक्ल युग। ये दोनों एक ही युग हैं। गद्य में उसी युग का नाम में
इसी युग का नाम शुक्ल युग है और पद्य में इसी युग का नाम छायावादी युग है। आप कंफ्यूज मत होना कि छायावादी युग है या शुक्ल युग है, एक ही नाम है, एक ही समय है। छायावादी युग के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये चार इसके आधार स्तंभ कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने छायावादी युग में कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना कर हिंदी साहित्य में एक नए युग का डंडी घोष किया। आंसू, झरना, लहर, ये बहुत सारे इनके काव्य थे। यद्यपि जयशंकर प्रसाद जी ने गद्य में भी अपनी लेखनी चलाई, अनेक ऐतिहासिक नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि लिखे, कहानियां लिखी, आंधी, इंद्रजाल, उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली, इरावती। इसी प्रकार से पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। निराला जी दीन दुखियों का, शोषितों का स्वर उठाने वाले कवि कहलाते हैं। और महादेवी वर्मा जी वेदना की कवित्री कहलाती हैं। हृदय की वेदना प्रकट करने में महादेवी वर्मा के समक्ष कोई दूसरा लेखक, कोई दूसरा कवि, कोई दूसरी कवित्री नहीं ठहरती। वेदना की वो सबसे महत्वपूर्ण कवित्री हैं वेदना को प्रकट करने की। तो शुक्ल, इसी को यदि हम गद्य में प्रकट करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अनेक निबंध लिखे। उनके निबंध एक नए युग का सूत्रपात करने वाले, एक नई दिशा देने वाले साबित हुए। और रामचंद्र शुक्ल जी के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों से और अपनी कहानियों से समाज का एक वास्तविक चित्र जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। तो हम यदि कहें छायावादी युग एक आधुनिक युग को प्रकट करने वाला, उस समय के युग का यथावत चित्रण करने वाला एक युग था। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, वो इसी युग के थे। इसके शुक्ल युग के। छायावादी युग नाम हम जिसे दे रहे हैं ना, तो ये नाम है पद्य का। पद्य में इसको छायावादी युग कहेंगे और गद्य में इसी को शुक्ल युग कहेंगे। इसके बाद प्रगतिवादी युग आया 1938 से सन 1943 ईस्वी तक। ये एक मार्क्सवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप समाज में निरंतर प्रगति हो रही थी और जो हमारे शोषित वर्ग था उनके स्वर को, उनकी पीड़ा को काव्य के रूप में प्रकट किया गया। ये एक नई प्रगति थी, एक ऐसे वंचित वर्ग का, एक ऐसे शोषित वर्ग का जिसको कभी, जिसकी पीड़ा को सामने लाया ही नहीं गया, इस युग में प्रकट किया गया। तो उनमें रामधारी सिंह दिनकर जी, निराला जी, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1943 में प्रयोगवादी युग आया। प्रयोगवादी युग को यदि आरंभ करने का हम श्रेय किसी को दें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को जाता है। क्यों? इन्होंने 1943 में काव्य में एक नई विधा का जन्म दिया, एक नया प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? इन्होंने तार सप्तक, एक नए पत्रिका को, एक नए कविता संग्रह को प्रकाशित कराया। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ सन 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी। क्या था ये तार सप्तक? ये 7 कवियों की कविताओं का एक संग्रह था।
7 कवियों की कविताओं को अज्ञेय जी ने एक पुस्तक के रूप में संकलन किया और उसको प्रकाशित किया। 7 कवि। और इन्होंने क्या किया, ठीक 8 साल बाद यानी 7 साल का समय लेकर के फिर नए 7 कवि लिए और ठीक उसके 8वें साल में यानी 1951 ईस्वी में एक दूसरा तार सप्तक प्रकाशित कराया। 1959 में फिर तीसरा तार सप्तक प्रकाशित कराया और 1978 में 20 साल बाद चौथा तार सप्तक प्रकाशित कराया। 4 तार सप्तक अज्ञेय जी ने प्रकाशित किए, 4। और इन चारों तार सप्तकों में क्या था, 7 कवियों की रचनाओं का एक संग्रह था। 7 कवियों की रचनाओं के संग्रह को इन्होंने एक साथ प्रकाशित किया। ये नया प्रयोग था, ये नया प्रयोग था हिंदी साहित्य के अंतर्गत, इसलिए इनको प्रयोगवादी कवि। हमारे यहाँ प्रश्न आता है प्रयोगवाद के जनक कौन है, तो आप लिखेंगे अज्ञेय जी। तार सप्तक के प्रकाशक कौन है, तो आप लिखेंगे अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने कितने तार सप्तक प्रकाशित किए, 4 तार सप्तक प्रकाशित किए। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो तार सप्तकों का प्रकाशन कब कब हुआ, 1943 ईस्वी में, फिर दूसरा 1951 ईस्वी में, फिर तीसरा 1959 ईस्वी और फिर चौथा 1978 ईस्वी, ठीक 20 साल बाद। ये ध्यान रखने की बात है। तो इस प्रकार से 1954 में जगदीश चंद्र जी के योगदान से हिंदी में एक नई कविता का इन्होंने नई कविता के नाम से प्रकाशन किया और ये छंदों के विधान से मुक्त नए जनता के नए विचारों से ओतप्रोत कविता संग्रह था। और बच्चों, आज जो युग चल रहा है ये नई कविता का युग चल रहा है। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास को अब एक संक्षेप रूप में यदि जाने तो हिंदी साहित्य के हमने दोनों वीडियो में, एक पहले भाग में भी और दूसरे भाग में भी अध्ययन किया 4 कालों का। पहला काल आदिकाल, हमने दोनों वीडियो में 4 कालों का अध्ययन किया। आदिकाल, दूसरा भक्ति काल जिसके हमने नाम जाने थे, तीसरा रीतिकाल। रीतिकाल के हमने 3 भाग समझे, कौन कौन से, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल के हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता का युग, इन्हें समझा। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का एक क्रमिक विवेचन था। संक्षेप में बड़े सरल तरीके से यदि आप इसे समझ लेंगे तो ये समझना कि इससे बाहर फिर आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं रहेगी। इसका अध्ययन हम करें दोनों में और हिंदी साहित्य के अंतर्गत इसे पढ़ें। और ये जो हिंदी साहित्य का काल है ये कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 10 तक के सब विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।